हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके, हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हम कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियोस। इससे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के करा दिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वीडियो करा दिए। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क पूरी खत्म हो चुकी है। तो ये DBMS का शायद लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर बचे हुए सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वीडियो बना रखे मैंने शायद 4 या 5, तो प्लीज़ उनको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आप जंप करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 201 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा? सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्टूडेंट। तो जैसा कि हम पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर ही रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉलम कौन सा फेच करेगा? ये एड्रेस वाला। और ग्रुपिंग क्या करेगा? ग्रुप बाय एड्रेस। तो देखिए ये अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका एड्रेस। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखिए उसके बाद ये आए। तो यहाँ देखिए ग्रुप बाय एड्रेस लिख रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये सॉर्टिंग करेगा एड्रेस के अकॉर्डिंग। और मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, एसेडिंग डिसेडिंग, इसका मतलब जो ओके ग्रुप बाय कर रहा है, सॉरी एक्चुअली ये ग्रुप बाय कर रहा है, तो ग्रुप बाय सॉर्टिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा? जो सेम ग्रुप्स होंगे उनको कंबाइन कर देगा। जैसे देखिए दिल्ली को क्लब कर देगा, राजस्थान को क्लब कर देगा और पंजाब को एक साथ क्लब कर देगा। ओके, तो ये इसकी ग्रुपिंग कर देगा। यहाँ ऐसे लिख लेगा दिल्ली और दिल्ली, फिर क्या करेगा? पंजाब, राजस्थान और फिर क्या लिख लेगा? ये पंजाब। इस तरीके से क्या कर देगा? ग्रुपिंग कर देगा ये। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसके अंदर, तो ये आएगा आपका एड्रेस और इसके बाद आ जाएगा ये दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। ये इसका फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। ओके, ग्रुप कर दिया, दिल्ली को एक साथ ग्रुप कर दिया, राजस्थान को एक साथ कर दिया और पंजाब को एक साथ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ सेलेक्ट एड्रेस काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए आउटपुट के अंदर हमें क्या क्या देगा ये। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 कॉलम देगा। कौन कौन सा? एक देगा आपको एड्रेस और दूसरा देगा आपको काउंट। और ग्रुप बाय एड्रेस, वहाँ पर एड्रेस के साथ ग्रुपिंग करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिल्ली, यहाँ पे आएगा राजस्थान और यहाँ आ जाएगा पंजाब। ओके, और अब काउंट करना है, तो ये काउंट करेगा कि दिल्ली से कितने स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली से कितने करते हैं? 1 और 2। दिल्ली कितनी बार है? 2 बार। तो इनकी काउंट करेगा तो कितना लिखा हुआ आएगा यहाँ? 2। राजस्थान से कितने बिलोंग करे? 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2। पंजाब से स्टूडेंट कितने बिलोंग करते हैं? 1। समझ में आया? इस क्वेरी का आउटपुट कैसे होगा? देखिए एड्रेस फेच करेगा, फिर काउंट करेगा। जो काउंट करेगा यहाँ देखिए वो जो ग्रुप बने हुए हैं ना दिल्ली, इसके अंदर काउंटिंग करेगा कि दिल्ली वाले कितने स्टूडेंट हैं, राजस्थान वाले कितने स्टूडेंट हैं और पंजाब वाले कितने स्टूडेंट हैं। और ये जो यहाँ पे यूज़ करें ये क्या आपका एग्रीगेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ और यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने एड्रेस यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर भी एड्रेस यूज़ किया। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आपने एड्रेस किया तो यहाँ हमने सेलेक्ट के अंदर भी एड्रेस यूज़ किया। पर एक चीज़ और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं काउंट का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ सेलेक्ट एड्रेस काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ देखिए एक कंडीशन लगा दी गई है ग्रुप बाय के अंदर। सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद इसको सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। जब हमने ये सोल्व किया उस केस के अंदर, जब हमने यहाँ से यहाँ तक सोल्व किया उस केस के अंदर आपका आंसर क्या आ गया? ये वाला। पर यहाँ पे एक कंडीशन लग रही है, देखिए हैविंग काउंट। हमेशा ध्यान रखना, हैविंग जो कंडीशन यूज़ करते हैं ना हम ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। हैविंग कंडीशन ग्रुप्स के अंदर अगर आपको कंडीशन का यूज़ करना है तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। और ग्रुप्स के बाहर अगर आपको कंडीशन का यूज़ करना है तो आप वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए इस केस के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ग्रुप बाय एड्रेस, तो ये आ गया आंसर, इस वाली क्वेरी का आंसर ये आ चुका है क्योंकि ये और ये सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन हुई ये हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वही रो चाहिए, वही रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट किसी पते पे रहते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट किसी एड्रेस से बिलोंग करते हो। तो यहाँ देखिए इस केस के अंदर एक से ज़्यादा है ये 2, एक से ज़्यादा है ये 2, इस केस के अंदर ये आउटपुट आपका हट जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का 230 का जो आउटपुट निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ओके, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आउटपुट, सेलेक्ट एड्रेस, सम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस हैविंग सम ऑफ एज इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एड्रेस और सम, इसका मतलब 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एड्रेस और सम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल से निकालना आउटपुट। ग्रुप बाय एड्रेस, ग्रुपिंग किस बेस पे होगी, एड्रेस के, यानी दिल्ली वाले एक साथ आ जाएंगे, राजस्थान वाले एक साथ आ जाएंगे और पंजाब वाले एक साथ आ जाएंगे। और करना क्या है, सम ऑफ एज, उनकी क्या करनी है, जो भी एज है उनकी सम करनी है। पर एक कंडीशन क्या है, हैविंग सम ऑफ एज, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुप बाय यूज़ करना है, कंडीशन बाद में लगी। सम ऑफ एज, जो भी एज है मतलब दिल्ली की जो एज है उनको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये है 10 + 16। तो अगर यहाँ पे दिल्ली लिख लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 26। उसके बाद क्या आएगा आपका राजस्थान, तो राजस्थान के क्या एडिशन हो जाएगा 20 + 22, ये क्या हो जाएगा आपका 42। बिल्कुल सिंपल है, आराम से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। और पंजाब के अंदर अकेला है तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा 32। तो ग्रुप बाय एड्रेस कर दिया है और सम ऑफ एज हो गई 26, 42 और 32। अब लगाएंगे हम हैविंग कंडीशन, हैविंग सम ऑफ एज इज ग्रेटर देन 30, मतलब मुझे वही रोज चाहिए जिसकी एज 30 से ज़्यादा हो। यहाँ आप चेक करोगे कि 30 से ज़्यादा कौन कौन सी क्वेरी आंसर दे रही है। यहाँ देखिए एक तो ये दे रही है, एक ये दे रही है, एक आपको राजस्थान के अगर आंसर करोगे तो ये 30 से ज़्यादा है और पंजाब की 30 से ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली रो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और आउटपुट के अंदर आपको ये दोनों रो शो होगी, राजस्थान 42 और पंजाब 32। ओके, क्योंकि हमने क्या लगाई, हैविंग कंडीशन। हैविंग कंडीशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्रुप के अंदर फर्दर फिल्टर लगाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज आउटपुट, सेलेक्ट एड्रेस, सम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। यहाँ पे देखिए पहले से ही डिसेंडिंग है तो आंसर इसका क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे आप कर दीजिए असेंडिंग कर दीजिए। तो देखिए अभी सेलेक्ट एड्रेस सम हैविंग, इसका आउटपुट निकल के आ चुका है, ये ऊपर आ रहा है आपके पास, एड्रेस सम ऑफ राजस्थान 42, पंजाब 32। अब अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय एड्रेस असेंडिंग, तो ऑर्डर बाय किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग के लिए मतलब छोटे से बड़े क्रम में जमाना हो या बड़े से छोटे क्रम में जमाना हो। तो मैंने क्या बोला था, डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही लेता है, और अगर आपको रिवर्स यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, डिसेंडिंग कीवर्ड का। चलिए आपको समझाने के लिए मैं आप क्या कर रहा हूँ, एसी यूज़ कर रहा हूँ। एसी का मतलब असेंडिंग, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डीएससी का मतलब होता है डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस और यहाँ आ जाएगा सम ऑफ एज। और अब बताया मेरे को, मैंने असेंडिंग लगाया मतलब बढ़ते हुए क्रम, मतलब जो अल्फ़ाबेट आएगी वो A to Z आएगी। तो पहले क्या आएगा दोनों में से, पंजाब, और इसके आगे क्या आ जाएगा 32, और फिर क्या आएगा आपका राजस्थान, और इसके आगे क्या आ जाएगा 42। तो ये टेबल है, किसका आउटपुट हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आउटपुट। उम्मीद है कैसे क्वेरी काम करती है आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ
अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उस क्वेश्चन के अंदर भी, तो यहाँ अगर आप एक पैटर्न अगर आपने देखा होगा तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ एड्रेस का यूज़ किया है। ओके, मैं कलर थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, विजिबल है। मैंने यहाँ एड्रेस का यूज़ किया है तो मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट में यूज़ किया है। पर यहाँ देखिए मैंने एज का यूज़ किया है तो मैं इसको बिना एग्रीगेट फंक्शन के यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप ग्रुप बाय क्लोज के अंदर किसी एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हो तो उसको सेलेक्ट कीवर्ड के अंदर ऐड करना कंपलसरी है। ध्यान रखना, अगर आप ग्रुप बाय क्लोज के अंदर किसी एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हो तो उसको सेलेक्ट के अंदर ऐड करना जरूरी है। यहाँ भी देखिए आप, मैंने एड्रेस का यूज़ किया तो उसको मैंने फर्दर सेलेक्ट के अंदर ऐड किया। पर अगर आप सेलेक्ट के अंदर किसी एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हो और उसको आप ग्रुप बाय के अंदर यूज़ नहीं करते हो तो आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सेलेक्ट के अंदर किसी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, जैसे एज का यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैं एज के ग्रुप बाय के अंदर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप सम का करो, एवरेज का करो, काउंट का करो, मिन का करो, मैक्स का करो। समझ में आई बात? चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट, इनमें से सही बताना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय नेम और एड्रेस। तो यहाँ देखिए मैंने ग्रुप बाय के अंदर नेम क्लोज का, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, तो आपको चेक करना है क्या सेलेक्ट के अंदर भी इसका यूज़ किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, यहाँ देखिए। फिर देखिए ग्रुप बाय के अंदर मैंने एड्रेस का यूज़ किया है, तो क्या सेलेक्ट के अंदर मैंने यूज़ किया, नहीं किया है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखिए बी, सेलेक्ट एड्रेस और एज फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल है ग्रुप बाय एड्रेस। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस एट्रीब्यूट का यूज़ किया है ग्रुप बाय क्लास के अंदर। क्या मैंने इसको सेलेक्ट के अंदर यूज़ किया है? तो यहाँ आप देखोगे कि हाँ, इसको सेलेक्ट के अंदर यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ तक सही है। फिर देखिए सेलेक्ट में देखो एक एज क्लोज, एज एट्रीब्यूट का यूज़ कर रखा है। मैंने क्या बोला, आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, पर कब कर सकते हो, इसके साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस एज एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हो गए हमारे पास, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, सम और जो भी 4-5 है ना हमारे, वो सारे एग्रीगेट फंक्शन है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट एड्रेस सम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप एड्रेस। तो यहाँ देखिए मैंने एड्रेस का यूज़ किया है। हाँ, क्या मैंने सेलेक्ट में इसको यूज़ किया है? हाँ किया है। फिर यहाँ देखिए एज का यूज़ किया है। क्या मैंने एज का यूज़ ग्रुप में किया है? नहीं किया है, पर मैंने इसके साथ एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया हुआ। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। इम्पोर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउटपुट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम किसका यूज़ करेंगे, लाइक जो कीवर्ड है वो कैसे काम करता है। तो देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल ये रही और नेम कॉलम को हम चेक करेंगे। स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए, तो मुझे उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ए कीवर्ड से, जो स्टार्ट होता है ए से और आगे कितने भी वर्ड हो सकते हैं। तो इस परसेंट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैरेक्टर। इस जो ये परसेंटेज हम यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके आगे ए के साथ कोई और कैरेक्टर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, या तो 0 हो गया, उससे ज़्यादा कितने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस के अंदर आपके पास आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका नेम और ए वाले कितने शब्द है देखिए यहाँ पे, ए वाले यहाँ पे एक ही 102 रो के अंदर और 104 के अंदर। तो आउटपुट आपके क्या निकल के आ जाएगा, अतुल, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है,
और क्या निकल के आएगा, अदिति। ये दोनों आउटपुट आ जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, फाइन आउटपुट सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। तो देखिए यहाँ पे हम एक बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं बना देता हूँ एक वर्ड, चलिए ये बना देता हूँ ये, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ %। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, अंडरस्कोर है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 0 या 0 से ज़्यादा की वर्ड, 0 या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर। और अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एक अंडरस्कोर का मतलब एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए जो आप आउटपुट के अंदर रखोगे। तो इसको मैं और थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस केस के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे चलिए टी कर देता हूँ, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ %। तो कोई बता सकता है क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि फर्स्ट एक कैरेक्टर, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट के अंदर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है पर एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। सेकंड प्लेस के ऊपर मुझे टी चाहिए, फर्स्ट के ऊपर, देखिए इसका मतलब ये फर्स्ट के ऊपर ए से जेड तक कोई भी कैरेक्टर चलेगा। सेकंड प्लेस पे मुझे टी चाहिए, और इसके बाद 3 4 5 जो भी रेस्ट हो, जितने भी प्लेस है वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर चलेगा, A to Z। ऐसा अगर कोई नाम का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको मुझे आउटपुट में फेच करना है। तो यहाँ टेबल में देखिए सेकंड प्लेस पे टी कहाँ है, वो देखिए आप यहाँ देखोगे तो आप देख सकोगे कि सेकंड प्लेस में टी आपको मिल रहा है इस वाली रो के अंदर, और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको फेच कर देगा, अतुल को। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेम, और ये क्या हो जाएगा, अतुल। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। फर्स्ट प्लेस पे कोई भी हो सकता है कैरेक्टर, सेकंड प्लेस पे मेरा टी होना चाहिए, और कम से कम एक और एक 2 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अतुल। बहुत ही सिंपल है, ये समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिससे आपको और फर्दर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर और आई और %। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? तो चेक कीजिए तीसरी पोजीशन पे आई किसके अंदर है। यहाँ देखोगे तीसरी पोजीशन पे आई, तो देखिए ये आई इसके अंदर है, और तीसरी पोजीशन पे आई अदिति के अंदर है। और आगे 2 कैरेक्टर होने चाहिए, तो आगे 2 कैरेक्टर है, और पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, कृति और अदिति, ये दोनों आउटपुट आ जाएंगे। ओके, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, हाँ, आई और %, वेयर नेम लाइक आई और %, ये दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा लाइक, नेम लाइक % आई। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट प्लेस पे मुझे आई चाहिए और आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए ऐसा कुछ बन रहा है क्या। तो यहाँ देखिए ये दोनों वापस बन रहे हैं। तो इस केस के अंदर वापस आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, कृति और अदिति। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा लाइक ऑपरेटर का। तो इस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए अब हम सोल्व करते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही है, पर मैं आपको जॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर हिले हुए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रोज रिटर्न, हाँ, what is the minimum and maximum rows returned in a cross product of table R1 and R2 having m and n rows respectively। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है। जब भी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मान लीजिए आपने एक कंडीशन लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन सी दी हुई है, R1, और दूसरी टेबल दी हुई है कोमा करके R2। जब आप ये क्वेरी फायर करोगे ना R1, R2,
एक तो ये पेन सही नहीं चल रहा है, R1 कोमा R2। तो जब भी आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, सबसे पहले टेबल का हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलूँ या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूँ, एक ही बात है। उस केस के अंदर क्या होता है, हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए टेबल दी हुई है, देखिए आर और एस। आर के अंदर 3 रो है, 1 2 3, और एस के अंदर है 1 2। इस केस के अंदर क्या होता है, हर एक टेबल की रो दूसरी सारी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो देखिए यहाँ पे 1A फर्स्ट रो है, इसके साथ इंटू करेगी, और इसके साथ इंटू करेगी मतलब ऐड हो जाएगी। तो देखिए 1A 1C 1A 1C 1A 2D 1A 2D, फिर वापस नेक्स्ट वाली रो के अंदर सेम केस रिपीट होगा। 2C भी यही करेगी, 1C के साथ ऐड करेगी और 2D के साथ करेगी। 2C 1C 2C 2D सो ऑन। 3 भी यही करेगी, 3 1C और 3 2D। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रो कितनी है, 3, इसमें रो कितनी है, 2। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है, 3 × 2। तो फाइनल टेबल के अंदर हमेशा आपकी 6 रो मिलेगी। तो देखिए कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा यही होगा। तो मान लीजिए आपके पास आर के अंदर m रो है, कितनी रो है, m रो, ओके, और s के अंदर कितनी रो है, n रो है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमेशा क्या आएगा, m स्टार n। और आप रिजल्ट से ये देख भी रहे कि हाँ सही में m स्टार n आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे मिनिमम रो रिटर्न हो या मैक्सिमम हो, हमेशा क्या आएगी, m स्टार n ही आएगी। यहाँ देखिए आप, मिनिमम या मैक्सिमम हमेशा कितनी रो रिटर्न होगी, mn होगी। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जब भी अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देयर शुड बी अ कॉमन एट्रीब्यूट नेम फॉर बोथ टेबल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल ज्वाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर दो टेबल के बीच में हम ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में जो एट्रीब्यूट का नाम है कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी और ए ई। तो यहाँ पे जैसे ए नाम देखिए दोनों के अंदर कॉमन है, तो इस टेबल के ऊपर हम नेचुरल ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस टेबल के ऊपर हम नेचुरल ज्वाइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, नेचुरल ज्वाइन कीप्स डैश कॉपी ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट। तो इसमें भी आप देखिए नेचुरल ज्वाइन हमेशा सिंगल कॉपी ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट रखता है। मान ली इस टेबल के अंदर मैं नेचुरल ज्वाइन यूज़ करता हूँ, उस केस के अंदर आउटपुट के अंदर ये दिख रहा है ना, 2 बार आया, ये 2 बार नहीं आएगा, ये क्या इसकी एक कॉपी बनाएगा। उस केस के अंदर ये 3 ही एट्रीब्यूट बाहर निकालेगा, ए बी और ई। किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल ज्वाइन की। इंपॉर्टेंट है, नेचुरल ज्वाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, और नेचुरल ज्वाइन के अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर अगर कॉमन एट्रीब्यूट है तो उसकी एक ही कॉपी आएगी, 2 कॉपी नहीं आएगी। समझ गए ना, यहाँ पे 4 कॉलम आए तो यहाँ पे 3 ही कॉलम आएंगे। चलिए, इफ नो टपल मैचेस इन नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन देन नेचुरल ज्वाइन एक्ट एज इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और आउटर ज्वाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेचुरल ज्वाइन के अंदर मान लीजिए कोई भी टपल मैच नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे 1 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे होता है 4 5 और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेचुरल ज्वाइन। तो उस केस के अंदर क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह यूज़ होता। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपके मिनिमम जो आंसर होता है वो 0 आता, और मैक्सिमम जो आंसर होता है वो क्या होता है, mn होता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन के अंदर अगर कोई टपल मैच नहीं करती है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालता है, वो भी मैक्सिमम केस के अंदर। ठीक है, किस केस के अंदर, मैक्सिमम। मिनिमम केस के अंदर तो कोई रो मैच नहीं कर रही तो 0 निकालेगा आउटपुट, पर अगर मैक्सिमम केस के अंदर कितनी रो रिटर्न करेगा, mn करेगा, क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह उसको यूज़ करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। Consider the join of relation R with relation S. If R has m number of tuples
and S has n number of tuples, then the maximum and minimum size of join respectively. समझ गए क्वेश्चन। यहाँ पे R और S दो टेबल दी हुई है, इसके अंदर M रो है और इसके अंदर N रो है, और यहाँ पे यूज़ किया गया है एक जॉइन ऑपरेशन। तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा जॉइन ऑपरेशन यूज़ किया गया है। तो मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ टपल क्या होगी, m+n 0, मैक्सिमम मिनिमम पूछा, mn 0, m+n और या। तो इस केस के अंदर जो हमारा आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम निकलेगी mn और मिनिमम निकलेगी हमारे पास 0। ये एक जनरल कंडीशन है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ओके, हम अभी एग्जांपल है कि इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो फर्दर एग्जांपल्स आ रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं ना। तो प्लीज़ वीडियो को मूविंग करते रहे, कीप ऑन देखते रहे आप, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट डेवलप होने वाले आपके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द रिलेशन R1 एंड R2 RST। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा प्लीज़ वैसे ही समझिए आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। विथ प्राइमरी की P एंड R रेस्पेक्टिवली द रिलेशन R1 कंटेन 2000 टपल्स एंड R2 कंटेन्स 2500 टपल्स। द मैक्सिमम साइज ऑफ जॉइन R1 और R2। तो यहाँ पे एक जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और आपको पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। ठीक है, तो वैसे तो हमने देखा कि अगर जॉइन है तो मैक्सिमम साइज हमारी m*n हो सकता है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी की भी दी हुई है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या केस बनते हैं ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ, R1 एक टेबल दी हुई है जिसमें एट्रीब्यूट दिए हुए P, Q और R। R2 एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर एट्रीब्यूट दिए हुए R, S, T। अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्राइमरी की क्या दी हुई है यहाँ बताया मेरे को, P दे रखी है और इस टेबल के अंदर आपको दे रखी है R दे रखी है। फिर देखिए एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर आपको टेबल के अंदर जॉइन यूज़ करना है तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या दिख रहा है आपको, R, और इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है, R2 टेबल की। ठीक है, अगर R2 टेबल यहाँ पे ये प्राइमरी की है और सेम की यूज़ हो रही है दूसरी टेबल के अंदर, इसका मतलब R1 के अंदर जो R है वो रेफरेंस किसे कर रहा है, R2 के अंदर R को। इसका मतलब R1 के अंदर जो R है वो क्या है, फॉरेन की है। ये कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, और नहीं भी आए तो यहाँ भी आप देख सकते हो। अगर दो टेबल दी हुई है उनके बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल के अंदर वो क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है, कैसे पता चला, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और इस टेबल के अंदर कैसे पता चला, फॉरेन की है। अब फर्स्ट वाली टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो ऑब्वियसली बात है सेकेंड वाली टेबल के अंदर वो फॉरेन की होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। R1 के अंदर कितनी टपल्स दी हुई है, 2000। R2 के अंदर कितनी दी हुई है, 2500। आपको निकालना है कि मैक्सिमम साइज ऑफ जॉइन क्या हो, ये रिटर्न रो कितनी रिटर्न करेगा, 2000 करेगा, 2500 करेगा, 4500 करेगा, 5000 करेगा। तो देखिए ये आपकी टेबल है और इसके अंदर ये R है और ये फॉरेन की है, और यहाँ पे ये R है दूसरी टेबल के अंदर और ये प्राइमरी की है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया, इसका मतलब ये यूनिक की है। 1 2 3 सो ऑन करके ये कहाँ तक चलेगा, 2500 तक। और यहाँ पे कैसा चलेगा, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, 1 1 2 2। तो मैं मान के चल रहा हूँ सारी की सारी डुप्लीकेट क्या हो जाएगी, 1 1 ही है। और कितनी होएगी ये टोटल, 2000। ओके, फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है और नल वैल्यू भी अलाउ है। तो आप बताइए जब 1 इसके साथ मैच करेगा, जब R2 टेबल का R एट्रीब्यूट R1 टेबल का R एट्रीब्यूट से मैच करेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 देखिए इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, सो ऑन। कितने मैच पॉसिबल है यहाँ पे, 2000। कितने मैच पॉसिबल है, 2000। इससे ज़्यादा मैच हो नहीं सकते ना। तो ये जो रो रिटर्न करेगा कितनी करेगा, 2000 रो रिटर्न करेगा। क्या इससे ज़्यादा रो रिटर्न कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि फॉरेन की के अंदर मेरे पास रो ही कितनी है, 2000 ही है। क्या ये 2500 रो रिटर्न कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि मैचिंग कंडीशन ही रिटर्न करेगा ना। मैक्सिमम R1 R2 के अंदर कितनी रो मैच हो सकती है, 2000, क्योंकि फॉरेन की के अंदर मेरे पास 2000 ही वैल्यू है।
ओके, समझ में आई बात। तो इस केस के अंदर आपकी मैक्सिमम रो कितनी रिटर्न हो सकती है? 2000। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कितनी हो सकती है? 2000। अब आप बता सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में दिया होता ये है मैक्सिमम है ना, और मिनिमम मैं निकालना चाहता हूँ मिनिमम, अगर मिनिमम दिया होता तो इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम रो कितनी रिटर्न होती? ज़रा सोचिए, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आर के अलावा 2 कॉलम और दिए हुए हैं पी क्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पी क्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? पी और क्यू, और यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे 2000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और मान लीजिए आर की वैल्यू यहाँ पे क्या नल है, फॉरेन की के अंदर कोई वैल्यू अभी तक आई नहीं है। समझ में आई बात? फॉरेन की के अंदर अभी तक कोई वैल्यू आई नहीं। उस केस के अंदर ये प्राइमरी की इसकी फॉरेन के साथ मैच करती तो क्या कुछ रो रिटर्न करती? नहीं करती। इसलिए मिनिमम रो इस केस के अंदर कितनी रिटर्न होगी? 0, और मैक्सिमम कितनी रिटर्न होगी? 2000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करें, और नहीं आया तो फर्दर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 3-4 जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है? प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है और फॉरेन की आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले ये काम करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन R1 ABC और R2 ADE। और R1 के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है? 1000 R2। तो चलिए मैं इसको फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। R1 के अंदर है आपके पास ABC, और R2 के अंदर आपके पास है ADE। तो कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा दिख रहा है आपको? A दिख रहा है। अब मुझे यही पता करना है कि A प्राइमरी की किसके अंदर है और फॉरेन की किसके अंदर है, बस इतना ही पता करना है आपको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A के अंदर जो आपके पास रिकॉर्ड है R1 के अंदर वो है 1000, और R2 के अंदर रिकॉर्ड है आपके 2000। द एट्रीब्यूट A इन R2 इज रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट A इन R1। क्या कह रहा है ये? द एट्रीब्यूट A इन R1 इज रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, ओके, ये देखिए द एट्रीब्यूट A इन R2, ये किसे रेफरेंस कर रहा है? एट्रीब्यूट A इन R1। तो देखिए कहने का क्या मतलब निकल रहा है इसका, ये जो एट्रीब्यूट है रेफरेंस कर रहा है किसे? इस वाले एट्रीब्यूट का। तो इससे आपको क्या समझ में आया? ये बन गई मेरी फॉरेन की और ये बन गई मेरी प्राइमरी की। समझ में आई बात? एट्रीब्यूट A इन R2 इज रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट A इन R1। ये जो एट्रीब्यूट है वो इसको रेफरेंस कर रहा है। इसका मतलब R1 के अंदर ही है प्राइमरी की और R2 के अंदर है फॉरेन की। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम रो निकालनी है। तो अभी हमने ऊपर देखा ही था, सेम केस अराइज होंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपकी टेबल हो गई जिसके अंदर आपकी ये A एट्रीब्यूट है और प्राइमरी की है, और ये आपकी टेबल है फर्दर जिसके अंदर A एट्रीब्यूट है और ये फॉरेन की है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी रो हो सकती है? 1 2 सो ऑन करके सारे यूनिक होगी और 1000। और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताए मेरे को? मान लीजिए 1 ही मैच करा रहा हूँ, तो 1 1 1 कितने हो सकते हैं रेगुलर करके आपके पास? 2000 तक। ओके, और अब आप मेरे को बताओ कि ये मैचिंग कितने टपल हो सकती है? ये 1 कितनी बार मैच कर सकता है? कितनी बार कर सकता है? सो ऑन करके 2000 टाइम्स। तो मैक्सिमम रो कितनी रिटर्न हो सकती है? कितनी हो सकती है? 2000। मैक्सिमम रो कितनी रिटर्न हो सकती है? 2000 रो रिटर्न हो सकती है। ठीक है, देखिए तो मैक्सिमम रो कितनी रिटर्न हो सकती है आपकी इस केस के अंदर? 2000। चलिए, और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लेट x बी मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन R1 क्रॉस R2 एंड y बी मैक्सिमम नंबर रिकॉर्ड इन R1। तो इसको मैक्सिमम को y से डिनोट कर रखा है और मिनिमम को x से डिनोट कर रखा है। बात वही है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम रो फाइंड आउट करनी है और उनका सम हो जाएगा, और सम बताना 1000 आएगा, 2000 आएगा, 3000 आएगा या 4000 आएगा। तो मैक्सिमम तो हमने निकाल दी, 2000 रिकॉर्ड आएगी। ध्यान दीजिए हमेशा फॉरेन की के अंदर जो रो होगी ना वो तो फेच होगी होगी। ओके, तो कितनी आएगी? 2000। अब चलिए वापस केस अराइज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए
फॉरेन की वाली टेबल के अंदर ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। उसमें भी इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ही फॉरेन की के अंदर मैंने यूज़ किया था। यहाँ देखिए वापस फॉरेन की वाली टेबल के अंदर आ जाइए और बाकी के जो कॉलम में ऐड कर रहा हूँ। ओके, और इसने क्या दी हुई है, 2000 रो दी हुई। तो मान लीजिए ई या डी किसी भी अंदर कुछ और डेटा पड़ा हो, यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी पड़ा हो, और ऐसे करके कितना डेटा पड़ा हुआ है 2000। और मान लीजिए ए क्या है आपकी, फॉरेन की है, ये आपको पता ही है। अब आप मेरे को बताएंगे कि क्या फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू हो सकती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, फॉरेन की के अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं हुई, ये फॉरेन की आपकी पूरी खाली है। उस केस के अंदर ए की प्राइमरी की वैल्यू अगर फॉरेन की के साथ मैच करेगी तो मैच होगा क्या, नहीं होगा। तो उस केस के अंदर मिनिमम कितनी रो रिटर्न हो सकती है हमारे पास, 0। समझ में आया क्वेश्चन? मेरे ख्याल से आपको कंडीशन समझ में आई। अगर ए के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, अब आप बोल रहे हो कि 2000 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कैसे नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ना दे रखा है। यहाँ पे रो देखिए, डी और ई भी तो है ना आपके पास कॉलम, तो इसके अंदर 2000 रो हो जाएगी। तो जब ये स्टार फेच करोगे तो 2000 रो निकल के आएगी। इसका मतलब जरूर थोड़ी कि ए के अंदर वैल्यू हो ही हो, क्योंकि फॉरेन की नल वैल्यू भी रखती है और डुप्लीकेट भी रखती है। तो मिनिमम केस के अंदर हमें नल मान के तो चलना ही पड़ेगा। तो अगर ये फॉरेन की के अंदर यहाँ नल वैल्यू है तो ये आउटपुट में क्या निकलेगा, 0। ओके, तो देखिए, तो मिनिमम क्या हो गया, 0। तो x प्लस वाई का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2000। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, क्या हो गया इसका आंसर, 2000। पहली स्टेप है प्राइमरी की फॉरेन की निकालिए, दूसरी स्टेप है फॉरेन की देखिए, फॉरेन की के अंदर जितनी रो होगी उतनी ही मैक्सिमम आएगी। ओके, ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल एट्रीब्यूट दे रखा है, आई बात समझ में। और मिनिमम क्या आएगी, 0 आएगी अगर आपकी फॉरेन की के अंदर एक ही एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखा है। और इसमें क्या केस बन सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन चलिए हम जैसे जैसे चलते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। प्लीज़ पेशेंस रहिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड फॉर रिलेशन आर ऑफ ए बी सी और बी डी। तो ये पे आपको कुछ दे रखा है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, प्राइमरी की फॉरेन की। तो बी टू ए ए टू सी, तो ये एफ डी किसके ऊपर होल्ड कर रही है, देखिए ए बी सी के ऊपर। बी डी के ऊपर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं एट्रीब्यूट। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की निकालने का क्या तरीका है, ए और सी बन गए, ए और सी। तो मैं किसका क्लोजर निकालूंगा, बी का। तो यहाँ पे देखिए बी से निकल रहा है मेरा ए, और ए से निकल रहा है सी। इसका मतलब इसके अंदर जो कैंडिडेट की कौन सी है, बी है। मतलब क्या हुआ, बी को मैं प्राइमरी की रख सकता हूँ। ये हमने काफ़ी डिस्कशन, सब कुछ डिस्कस कर रखा है जब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी थी। और नहीं देखा हो वीडियो तो अभी भी देख सकते हो। बी किसी भी कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की रख सकते हो। और यहाँ कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, बी। इसका मतलब इस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है, तो दूसरी टेबल के अंदर क्या हो गया, ये फॉरेन की। तो फटाफट लिख लेते हैं, और अब आप मेरे को फटाफट आप ही आंसर बताएं, ए बी सी, ए बी सी, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, बी डी और ई। तो प्राइमरी की कौन सी टेबल के अंदर बन रही है, बी वाली के अंदर। मतलब ये वाली बी रेफरेंस कर रही है इस बी को, तो ये रेफरेंस कर रही है इस बी को। तो यहाँ क्या हो गई है, फॉरेन की, और इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की हो गई। और फटाफट रो लिख लेते हैं। आर के अंदर कितनी रो है, 200 टपल्स, और एस के अंदर कितनी रो है, 100 टपल्स। पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स पॉसिबल इन द नेचुरल जॉइन। अभी तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वो नेचुरल जॉइन के अंदर ही कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन नेचुरल जॉइन के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट है। पूछा क्या है, मैक्सिमम। तो अब आप मेरे को आंसर, मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फॉरेन की के अंदर कितनी रो है, 100, और अगर सारी रो मैच हो गई तो 100 से ज़्यादा कभी मैक्सिमम रो नहीं निकलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 100 मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100। अब आप बता सकते हैं मिनिमम कितनी रो हो सकती है, कोई भी मिनिमम कितनी हो सकती है। अगर मान लीजिए बी के अंदर सारी नल वैल्यू है तो कोई भी टपल मैच नहीं करेगी, उस केस के अंदर आपके आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही जल्दी 2-3 क्वेश्चन किए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हर समय ही जब ये केस बनेगा तो मिनिमम 0 ही रो होगी। हाँ, तो उसके लिए भी क्वेश्चन है आगे, देखिए।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक अगर आपको समझ में आया होगा तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे प्रीवियस वाला बिल्कुल जल्दी हो गया ना, ये भी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा पर्टेनिंग टू अ स्टूडेंट डेटाबेस। स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एनरोल, रोल नंबर, कोर्स नंबर, वेयर प्राइमरी कीज आर शोन अंडरलाइन। मतलब स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी कौन सी है, रोल नंबर, और एनरोलमेंट टेबल की प्राइम की कौन सी है, रोल नंबर और कोर्स नंबर। ये कंपोजिट की है और प्राइमरी की कंपोजिट की हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा की को आप प्राइमरी की बना सकते हो। द नंबर ऑफ टपल्स इन द स्टूडेंट एनरोल टेबल आर 120 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। वोट आर द मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है। और स्टार क्या ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, नेचुरल ज्वाइन। तो चलिए इसको करने की ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और एनरोल को मैं ई से, और स्टूडेंट के अंदर आपके पास है ये आपका रोल नंबर, आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं बस, बाकी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। ओके, और चलिए रोल नंबर, नेम और एड्रेस फर्स्ट कीवर्ड ले रहा हूँ। और ई के अंदर क्या हो जाएगा आपका, रोल नंबर, कोर्स और कोर्स नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या दिख रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी की किसे बनाया। तो देखिए यहाँ पे आर को प्राइमरी की बनाया और यहाँ पे आर और सी दोनों को एक साथ प्राइमरी की बनाया। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, आर प्राइमरी की है और इस टेबल के लिए आर और सी प्राइमरी की है। तो कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, आर। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा किसे रेफरेंस करेगा, तो जल्दी बताए। यहाँ पे सिर्फ आर है तो ये रेफरेंस किसे कर, ये आर किसे रेफरेंस करेगा, एस वाली टेबल के आर को। तो ये यहाँ पे सिर्फ आर की बात कर रहा हूँ, है ना। प्राइमरी की दोनों को मिला के है, पर अगर एक एट्रीब्यूट की बात करें आर, तो वो इस ई वाली टेबल के लिए क्या है, ये फॉरेन की है। क्या है, फॉरेन की है। तो चलिए फटाफट आ जाइए अब। इस एस वाली टेबल के अंदर कितनी रो दी हुई है, 120 आई थिंक। स्टूडेंट एंड एनरोल टेबल है 128 और एनरोल के अंदर कितनी रो दी हुई है, 8 दी हुई है। तो आप मेरे को बता सकते हैं मैक्सिमम रो कितनी निकल सकती है इसके अंदर, कौन बताएगा। आर है, आर के अंदर 8 है तो मैक्सिमम रो कितनी निकलेगी, 8 ही निकलेगी, क्योंकि फॉरेन की के अंदर 8 ही वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। अब आप मेरे को बता सकते हैं मिनिमम कितनी निकलेगी। तो अब आपने अभी तक पढ़ के उस हिसाब से बोलोगे 0, पर ये 0 नहीं निकलेगी, गलत है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि प्राइमरी की इस टेबल के अंदर 2 एट्रीब्यूट मिला के दे रखा है। तो इसको और हम थोड़ा ओपन अप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये है आपकी आर और ये है आपकी सी। ठीक है, और आर के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 1 क्योंकि फॉरेन की तो रिपीट हो सकता है, और सी भी इंडिविजुअल रिपीट हो सकती है, 3 4 3, पर दोनों कंबाइन प्राइमरी की है। इसका मतलब ये दोनों मिला के रिपीट नहीं हो सकता। 13 14 23 तीनों यूनिक है। ओके, अब मिनिमम कंडीशन के लिए मैं हमेशा क्या चेक करता हूँ, फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, फॉरेन की के अंदर हमेशा नल वैल्यू पुट ऑन करता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे मैं नल वैल्यू रख सकता हूँ क्या इस आर वाले एट्रीब्यूट के अंदर। भाई फॉरेन की है अगर इस टेबल की, तो मैं इसके अंदर नल वैल्यू रख सकता हूँ ना। यहाँ पे नल वैल्यू रख के, और अगर टपल मैच नहीं करेगी तो 0 आंसर आना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। क्यों, कोई बता सकता है। देखिए आप इस टेबल के अंदर नल वैल्यू नहीं रख सकते, मतलब आप कोई भी रो खाली नहीं रख सकते। क्यों, यहाँ पे देखिए आर और सी कंबाइनली प्राइमरी की बना रहा है, और प्राइमरी की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी रो नल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस बार इस फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू रख के या कोई भी वैल्यू नहीं रख के एज्यूम नहीं कर सकता कि कोई टपल मैच नहीं होगी। कम से कम 8 टपल तो मैच होगी। जितनी भी रो है, कम से कम मतलब जितनी भी रो है उन सभी के अंदर कोई ना कोई डेटा जरूर होगा। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम 8 रो आउटपुट के अंदर निकलेगी। तो इसका मिनिमम आंसर भी क्या होगा, 8 ही होगा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं नल क्यों नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आर और सी दोनों मिला के प्राइमरी की बना रहे और प्राइमरी की के अंदर में नल वैल्यू नहीं रख सकता। ओके, इसलिए यहाँ जो आंसर निकलेगा मिनिमम रो भी 8 होगी और मैक्सिमम भी 8 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो को बैकवर्ड कीजिए और वापस आइए, सारे चारों पांचों क्वेश्चन को देखते हुए 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़े नो एसक्यूएल के क्वेश्चन है तो फटाफट कर देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, इनमें से नो एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा है। ओरेकल नहीं है, ये आरडीबी में से। जेसम एक ऑब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। तो नो एसक्यूएल के डेटाबेस कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, हम फर्दर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते रहेंगे। और नो एसक्यूएल क्या होती है वो भी आपको क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। Which of the following is not a strong feature of NoSQL database? Scalability, tabular data, faster data, distribution। तो देखिए NoSQL के अंदर टेबुलर डेटा नहीं होता है या रिलेशनल डेटा नहीं होता है। अभी तक SQL के अंदर हम जो भी डेटा रख रहे थे किस फॉर्म के अंदर रख रहे थे, टेबल फॉर्म के अंदर। पर NoSQL के अंदर डेटा टेबल फॉर्म के अंदर नहीं रखा जाता। किस फॉर्म के अंदर रखा जाता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर। जहाँ पे आपकी एक रो है वो पूरी एक डॉक्यूमेंट बना देती है। ये दूसरी रो है वो क्या करेगी, फर्दर दूसरा डॉक्यूमेंट बना लेगी। अगर तीसरी रो है तो फिर अलग डॉक्यूमेंट बना लेगी। ये नो एसक्यूएल का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग फीचर नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, एक टेबुलर एक फीचर है ही नहीं नो एसक्यूएल का। व्हाट आर टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू, ग्राफ और वाइड। तो ये चारों नो एसक्यूएल के टाइप है, यहाँ पे ऑल आ जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद कर लीजिए नो एसक्यूएल डेटाबेस के 4 तरह के टाइप है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस और वाइड कॉलम डेटाबेस। नेक्स्ट देखिए, फाइंड करेक्ट। नॉन रिलेशनल डेटाबेस रिक्वायर्स दैट स्कीमास बी डिफाइंड बिफोर यू कैन ऐड डेटा। सही है या गलत है, तो देखिए नॉन रिलेशनल डेटाबेस की मतलब कर रहा है ये नो एसक्यूएल की। और नो एसक्यूएल में क्या होता है, आपको डेटा ऐड करने से पहले आपको स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जबकि आरडीबीएमएस के अंदर क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस खाका तैयार करना पड़ेगा ना टेबल का। पहले आउटर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको कॉलम बताने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कॉलम बताने पड़ेंगे क्या क्या कॉलम होंगे, क्या नहीं, उनका डेटा टाइप। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन अब नो एसक्यूएल के अंदर खत्म हो चुके हैं। तो नो एसक्यूएल के अंदर स्कीमा बताने की जरूरत नहीं है पहले, तो ये हो गया फॉल्स। नो एसक्यूएल डेटाबेस आर बिल्ड टू अलाउ इंसर्शन ऑफ डेटा विदाउट प्रीडिफाइंड स्कीमा। वेरी ट्रू। नो एसक्यूएल के अंदर आपको पहले से ही स्कीमा बताने की जरूरत नहीं है। स्कीमा मतलब क्या हो गया, आउटर स्ट्रक्चर। न्यू एसक्यूएल डेटाबेस आर बिल्ड टू अलाउ द इंसर्शन ऑफ डेटा विदाउट प्रीडिफाइंड डेटा। तो न्यू एसक्यूएल डेटाबेस कुछ नहीं होता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, बी। करेक्ट निकालना था ना, तो बी आंसर है। What is NoSQL database? NoSQL database is extension to RDBMS। क्या RDBMS का एक्सटेंशन है, नहीं है। RDBMS टेबुलर फॉर्म के अंदर है, जबकि NoSQL टेबुलर फॉर्म का यूज़ नहीं करता है। अगर वो एक्सटेंशन होता तो कहीं ना कहीं 70-80% वही टेबल का यूज़ करता है, उसके बाद फर्दर उसके अंदर फीचर्स आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। NoSQL database इज अपग्रेड वर्जन ऑफ DBMS, नहीं। DBMS का अपग्रेड वर्जन कौन सा है, आपका RDBMS है, न कि नो एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल इज अ डेटाबेस दैट इज बिल्ड ऑन वेज एंड मीन्स अदर देन टेबल्स एंड कॉलम्स। ये सही आंसर। इसका मतलब क्या है, नो एसक्यूएल ऐसा डेटाबेस है जो टेबल और कॉलम के अलावा आप उसके अंदर कैसे भी डेटा रख सकते हो। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको टेबल और कॉलम का यूज़ करना ही करना है। ओके, चलिए 223। आप किसी किसी के अंदर यूज़ होता है उसके अंदर भी, पर जरूर नहीं है कि उसका आप यूज़ करो, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। नो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, नो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, नो एसक्यूएल नहीं, ओनली एसक्यूएल नहीं, नॉट ओनली एसक्यूएल। सी इसका करेक्ट आंसर है। और कहीं कहीं ये ध्यान रखना है नॉन एसक्यूएल भी दिया हुआ है ना, नॉन एसक्यूएल और नॉट ओनली एसक्यूएल दोनों को आपको ध्यान रखना है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉलम इन नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल के अंदर जो कॉलम होता है उसको हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड से, आपको ध्यान रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रोज, रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट से, मैंने बताया था अभी ऊपर, ये याद रखिए आप। चलिए मैच द फॉलोइंग, तो ये एग्जाम्पल्स है डेटाबेस के और ये टाइप ऑफ डेटाबेस है ना, तो ये आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस के एग्जांपल कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट के एग्जांपल है आपके मोंगोडीबी और काउच। कौन से है, मोंगोडीबी और काउच। कैसे याद रखने मैं आपको बता दूंगा अभी। की वैल्यू डेटाबेस के जो एग्जांपल है, सबसे फिर देखिए वाइड कॉलम का जो एग्जांपल है वो क्या है, कैसेंड्रा और एच बेस, तो इसका हो जाएगा कैसेंड्रा और एच बेस। फिर देखिए ग्राफ का, ग्राफ डेटाबेस के जो एग्जांपल है वो है आपके Neo4j और अमेजन नेपच्यून, ठीक है। और की वैल्यू का जो एग्जांपल है आपका रेडिस और डायनामो डेटाबेस। तो कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर आप देखिए, डॉक्यूमेंट के तो है मोंगोडीबी और काउच, मोंगोडीबी का आप सबने नाम सुना होगा, तो डॉक्यूमेंट का तो आपको याद हो गया कि मोंगोडीबी और डेटाबेस है। फिर देखिए वाइड कॉलम से आप याद रख सकते हैं, वाइड कॉलम के अंदर सी यूज हो रहा है और सी यहाँ भी हो रहा है कैसेंड्रा के अंदर, तो कैसेंड्रा और एच बेस, सी और बी, सी और बी, कैसेंड्रा से सी से कैसेंड्रा और बी से एच बेस, ठीक है। और ग्राफ डेटाबेस आप यूज करते हैं Neo4j और अमेजन नेपच्यून, तो यहाँ पे देखिए एन और एन, ओके। तो ग्राफ के अंदर आप यूज करते हो ग्राफ एंड नोड्स, नोड और एजेस यूज करते हो ना, नोड और एजेस, तो नोड से आप याद रख सकते हो नियो नेपच्यून, ओके। डॉक्यूमेंट के अंदर मोंगोडीबी और काउच याद रखना है। वाइड कॉलम के अंदर सी से आपका कैसेंड्रा और फर्दर सी के बाद सी से पहले क्या था, बी, बेस। ग्राफ नोड के अंदर नोड यूज करते हैं तो Neo4j और अमेजन नेपच्यून। और की वैल्यू डेटाबेस क्या हो जाएगा, रेडिस और डायनामो डेटाबेस जो बचा हुआ है आपका। इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ जाता है, आ जाएगा इसका। फिर देखिए वर्टिकल स्केलिंग इज इन, वर्टिकल स्केलिंग किसके अंदर होती है, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किसके अंदर होती है, NoSQL डेटाबेस के अंदर। कैसे होती है देखिए, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आप क्या करते हो, टेबल बनाते हो, फिक्स कॉलम्स रहते हैं, और जैसे जैसे आप क्या करोगे डेटा ऐड करते जाओगे, ये जो डेटा किस तरीके से बढ़ेगा, वर्टिकल नीचे की ओर। जबकि हाँ NoSQL के अंदर क्या होता है, कोई फिक्स टेबल साइज नहीं होती, क्या होती है, कोई फिक्स कॉलम की साइज नहीं होती। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे ये रो है तो आप क्या कर सकते हो, फर्दर आपको टेबल कॉलम किस साइड बनाने होते हैं, राइट साइड बनाने होते हैं। किस साइड, राइट साइड। तो ये पूरा कंसेप्ट कैसे काम करता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये रो है और ये इसके कॉलम है, तो कॉलम ऐसे बढ़ेंगे। तो इस ये रो मैंने क्या बताया था, किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर। किस फॉर्म के अंदर, डॉक्यूमेंट। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये 1 2 3 4 5, देखिए ये यहाँ आ जाएगा ऐसे 1 2 3 4 और 5। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे आप कितने भी कॉलम लिखिए, फर्दर आप बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 7 8 9। तो स्केलिंग इसको कौन सा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ओके। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस में होती है, NoSQL डेटाबेस के अंदर। वर्टिकल स्केलिंग होती है किस में होती है, SQL डेटाबेस के अंदर। चलिए, डू NoSQL डेटाबेस सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टीज, क्या एसिड प्रॉपर्टीज या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को NoSQL डेटाबेस सपोर्ट करता है, नहीं करता है। पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, MongoDB ऐसा डेटाबेस है जो नो एसिड प्रॉपर्टीज या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। डू मोंगो डेटाबेस सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन, यस। ध्यान रखना है, NoSQL पूछे तो नहीं करता है और MongoDB पूछे तो करता है। स्कीमा ऑफ NoSQL डेटाबेस इज फ्रिजिड फ्लेक्सिबल कांट से नन। बताओ आप मेरे को, NoSQL का जो स्कीमा है वो क्या रिजिड रहता है, नहीं रहता है। देखिए आप स्कीमा चेंज कर सकते हैं, तो क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। तो मेरे ख्याल से NoSQL के और जितने भी कंटेंट था DBMS का मैंने पूरा कवर कर दिया है क्वेश्चन के थ्रू। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू।